सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। चलो, तो टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अपना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी हमने लास्ट लेक्चर में कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखी अपन ने, और टाइप्स पढ़े अपन ने बहुत सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोई सोच के बता सकता है? देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? कि जिनमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो, जहां पे पार्टिकल्स का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि सस्पेंशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते वहां। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक खास चीज देखने को मिली थी हम लोग को। क्या? कि वैसे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट पार्टिकल्स का जो स्प्रेड होता है उसमें वो यूनिफॉर्म होता है हेट्रोजीनियस। कायदे से पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, बट लगते हमको कैसे हैं देखने में? कि पार्टिकल का यूनिफॉर्म स्प्रेड है वहां पर। यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं और अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं सॉल्वेंट के अंदर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगता है हमको देखने में। इस कारण से अक्सर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को कंफ्यूज करके ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, सॉल्यूशन जो होते हैं प्रॉपर। तो है हेट्रोजीनियस, पर देखने में कैसा लगता है? होमोजीनियस। समझ रहे हो? और इसके पीछे रीजन क्या था? पार्टिकल का साइज। पार्टिकल का साइज जो है वो किसके बीच में आता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है ना? सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं पार्टिकल और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा तो है कि इनको हम सॉल्यूशन में कंसीडर या होमोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर नहीं कर सकते। होमोजीनियस मिक्सचर कंसीडर होने के लिए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर या उससे कम होना जरूरी है। तो पार्टिकल का साइज बड़ा है थोड़ा सा, 2 नैनोमीटर है, मान लो 3 नैनोमीटर है, इसलिए इनको हम होमोजीनियस तो बोल नहीं सकते। ये कैसे है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं है कि हमको दिख सके वो आंखों से। अब जो चीज हमको आंखों से नहीं दिखती, हम ये मानते हैं कि वो चीज वहां पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आप बना तो लोगे, पर बनाने के बाद भी आपको उसमें सॉल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि साइज अभी भी छोटा ही है। ठीक है, इसलिए देखने में हमको लगता है कि ये तो होमोजीनियस नेचर है इसका, जबकि ऐसा नहीं होता। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, कि व्हाई कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस इन नेचर ऑल्दो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको ये आंसर लिखना है साइज वाला। क्लियर है? और इसके अलावा इसके दो कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में सॉल्यूट ही होता है। और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फेज, और ये एक्चुअली में सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। और फिर हमने फेजेस के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, है ना? नाम भी थे उनके काफी सारे, एरोसॉल, फोम, जेल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं। आज हम लोग आखिरी लेक्चर में खत्म करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और आज हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में ही हम एक टिंडल इफेक्ट भी आने वाला है। तो टिंडल इफेक्ट ऑल्दो जितना बताना था बता चुका हूँ मैं, उससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी एडिशनली अपन अलग से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाएंगे सब लोग, शुरू करेंगे आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, और क्या बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को? शॉर्ट में कोलॉइड्स ही बोलते हैं इसको, कोलॉइड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स क्या क्या होती हैं? सेम टू सेम हेडिंग पैटर्न। जो हेडिंग पैटर्न हम लोगों ने सॉल्यूशन में फॉलो किया था, वही हमने, याद करो, सस्पेंशन में फॉलो किया था। वही पैटर्न हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। इसलिए मैंने बोला ना, एक जगह अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर सेम चीजें सब जगह आनी है।
अब उसके अंदर कंटेंट चेंज हो जाएगा, कहीं कोई मिक्सचर होमोजीनियस है तो कहीं हेट्रोजीनियस लिख देंगे बस, कहीं पार्टिकल साइज कम है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, इस तरह से रहेगा। पर एटलीस्ट हेडिंग का पैटर्न याद रखोगे ना, पहले क्या प्रॉपर्टी, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, तो याद करने में आसानी होती है। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी में हम लोग नेचर के बारे में बताते हैं कि ये मिक्सचर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आप जान ही रहे हो, बड़ा कंफ्यूजिंग मिक्सचर है ये। लगता है हेट्रोजीनियस, सॉरी लगता है होमोजीनियस, बट है क्या? हेट्रोजीनियस। तो एक्चुअल नेचर क्या है पहले आप लिख दोगे कि इट इज अ, क्या है ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें से कोई डाउट नहीं है किसी को, कभी भी ये मत बोलना कि ये होमोजीनियस है ना, ये हेट्रोजीनियस ही है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट धोखा देता है ये, बट appears to be, कैसा? appears to be homogeneous in nature, but appears to be homogeneous in nature। क्यों लगता है होमोजीनियस नेचर इसका? ड्यू टू, क्यों लगता है? ड्यू टू यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ पार्टिकल्स। तो समझ रहे हो बात को? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। किस टाइप का मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है तो ये टिपिकल हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज पार्टिकल साइज इज बिगर, 1 नैनोमीटर से बड़ा है पार्टिकल साइज। बट लगता कैसा है देखने में? अपीयर्स टू बी होमोजीनियस इन नेचर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट में या मीडियम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं। अब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व होना, ठीक है, ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, अपने अपने स्पेसेस में जाके बैठ गए हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में। तो हमको ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, हमको नजर नहीं आते, तो हमको देखने में लगता है कि ये तो कोई एक ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जान रहे हो ना कैसे होते हैं, देखने में पता ही नहीं चलता कि सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो वैसी ही अपीयरेंस आती है, जैसे कि मिल्क एकदम वाइट दिखता है, कंप्लीटली वाइट, उसमें कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको हल्का ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है, या कहीं पे येलोइश कलर है, या कहीं पे कुछ और कलर है, या कहीं पे आपको पार्टिकल तैरते हुए नजर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता दूध में। मिल्क एकदम वाइटिश दिखता है, ब्लड भी आपको एकदम रेडिश कलर का दिखता है, ठीक है। तो देखने में ये सॉल्यूशन जैसी अपीयरेंस शो करते हैं, होमोजीनियस, जबकि है क्या? हेट्रोजीनियस। तो एग्जांपल्स तो मैं पहले बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सोच के बताओ, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? अगर ध्यान हो तो सेकेंड पॉइंट हमने साइज से रिलेटेड पढ़ा था, नहीं क्या? पार्टिकल का साइज। तो इसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है? मैंने बताया था पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से तो बड़ा है, बट सस्पेंशन से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, किससे बड़ा है साइज पार्टिकल्स का? इज बिगर देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस बोले तो ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं इनको हम। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिगर देन सॉल्यूशन, बट किससे छोटा है साइज? स्मॉलर देन सस्पेंशन, ठीक है। क्या बोला मैंने? पार्टिकल का साइज जो है वो सॉल्यूशन से तो बड़ा है, बिगर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से तो बड़ा है पार्टिकल साइज। इसी कारण से इनको हम होमोजीनियस बोलते नहीं है, लगते होमोजीनियस है पर बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से बड़ा है पार्टिकल साइज। और किससे छोटा है? सस्पेंशन से छोटा है। सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल साइज किसका होता है? हमेशा सस्पेंशन का ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसका वो भी लिख देता हूँ, रेंज, दैट इज इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, ये होता है इसकी साइज की रेंज। सॉल्यूशन का जान रहे हो ना कितना होता है? सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ये इस रेंज में आते हैं, इस बीच में आते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे कभी पूछे कि कौन से टाइप के मिक्सचर्स का पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, तो आप बोलोगे ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, या सॉल्यूशन बोलो सिर्फ। किसका साइज सबसे बड़ा होता है? सस्पेंशन का।
और कोलॉइडल सॉल्यूशन इनके बीच में कहीं आते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज ना बहुत ही ग्रेटली वेरी करते हैं, ठीक है। मतलब कई के पार्टिकल हो सकता है 1.5 नैनोमीटर के भी। 1 नैनोमीटर से कम क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो हो सकता है किसी का 1 नैनोमीटर हो, 1.2 नैनोमीटर हो, 1.3 नैनोमीटर हो साइज किसी पार्टिकल का, तो वो हमको सॉल्यूशन जैसा ही दिखेगा, ज्यादा अंतर थोड़ी ना होता है। 1 नैनोमीटर देखो, 1 से कम नैनोमीटर क्या है, सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं। 1 से कम मान लो 0.9 नैनोमीटर ले लो, तो 0.9 नैनोमीटर वाला साइज क्या हो गया, सॉल्यूशन का। और 1.2 नैनोमीटर कितना, तो क्या बोलोगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ज्यादा अंतर थोड़ी ना है, 0.2 0.3 का फर्क हमको पता नहीं चलता। यही रीजन है कि ये सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन धोखा देते हैं हेट्रोजीनियस बट अपीयर होते हैं होमोजीनियस। तो ये इनकी रेंज होती है। अब इन पार्टिकल्स को क्या हम देख सकते हैं नॉर्मल विजन से? भाई सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो इम्पॉसिबल है देख पाना, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स देख सकते हैं हम, क्योंकि 100 से बड़े हैं, 100 से साइज इनका ज्यादा है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, फिर इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ colloidal solution cannot be seen by naked eye but can be seen through ultra माइक्रोस्कोप। अब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? पढ़ो इस लाइन को, इस लाइन को रीड करो, समझने की कोशिश करो क्या मतलब है। देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक रेंज में होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में तो सीधे सीधे 1 से कम बोल दिया आपने, 1 से कम, सस्पेंशन 100 से ज्यादा। कोलॉइडल पार्टिकल्स काफी बड़ी रेंज में होते हैं, मतलब छोटे भी हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। और बड़े साइज के भी हैं, 99 नैनोमीटर ले लो, 98 नैनोमीटर ले लो, 100 के आसपास वाले भी हैं। तो बहुत वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग पार्टिकल साइज हैं, छोटे बड़े। जैसे स्कूल होता है ना, क्लासरूम होता है, तो बच्चे अलग अलग शेप के होते हैं, बॉडी साइज के। कई बच्चे पतले रहते हैं, कई बच्चे हेल्दी होते हैं। अब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सबका बॉडी प्रपोर्शन अलग अलग होता है ना। किसी का बॉडी प्रपोर्शन छोटा होता है, कोई छोटे हाइट के, कोई मीडियम हाइट के। तो हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशंस होते हैं, शेप, साइज में, हाइट में। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं पार्टिकल साइज में। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इनको आप अगर नॉर्मली आंखों से देखने जाओगे तो ये नजर ज्यादातर नहीं आती। तभी तो इनको होमोजीनियस बोल रहे हैं हम। होमोजीनियस क्यों बोलते हैं? होमोजीनियस तभी बोलते हैं ना जब पार्टिकल हमको नजर ना आए। पार्टिकल नजर नहीं आना तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर डिसअपियर हो गए होंगे सॉल्वेंट में। तो सिर्फ पार्टिकल का साइज छोटा है, अभी भी इतना बड़ा तो है नहीं, इसलिए ये नॉर्मल विजन से तो हमको नहीं दिखाई पड़ते। नेकेड आई से देखोगे नहीं दिखेंगे। जैसे कि मिल्क है, ब्लड है। अब ब्लड में आप अगर देखो, खून को अगर आप देखो तो क्या आपको उसमें सेल्स दिखाई देंगे क्या, कि अलग से सेल्स तैर रहे हैं उसमें? मिल्क अगर आप देखो, क्या इसमें आपको प्रोटीन के पार्टिकल तैरते नजर आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। बट कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप ही है आपका, हाई पावर का माइक्रोस्कोप, जिसमें हम छोटी सी छोटी चीजें देख पाते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, मतलब पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं है कि आप उनको नेकेड आई से देख सको, पर इतने छोटे भी नहीं है कि इनको आप माइक्रोस्कोप से ना देख पाओ। माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे नहीं है पार्टिकल। 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होता है पार्टिकल का, तब हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, ठीक है। तो पार्टिकल साइज 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है, इसलिए माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप। बट ये सोचो कि देख करके बता दो नॉर्मल विजन से, तो नहीं बता पाओगे। जैसे ब्लड है, ब्लड को अगर हम डायरेक्टली देखें तो नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, क्या है क्या नहीं है। आपको एकदम यूनिफॉर्म रेड कलर का सॉल्यूशन दिखेगा, होमोजीनियस। पर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखो ब्लड को,
तो आपको अलग अलग सेल्स उसमें नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ साइज, साइज इतना बड़े रेंज में है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलो पॉइंट देखो, सब में वेरिएशन एकदम परफेक्ट ट्रेंड में आ रहे हैं। सॉल्यूशन को हम नेकेड आई से भी नहीं देख पाते थे और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते थे। सस्पेंशन में हम नेकेड आई से भी देख लेते थे, माइक्रोस्कोप से भी देख लेते थे, क्योंकि पार्टिकल बड़े थे बहुत। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में नेकेड आई से तो नहीं देख पाते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, साइज से ही रिलेटेड है आपका, ठीक है, कैसे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब पार्टिकल के साइज के ऊपर ही एक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल से जब लाइट आकर के टकराए और टकरा करके जब अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाए, तो इसी को हम बोलते हैं लाइट का स्कैटरिंग होना, स्कैटर होना लाइट का, बिखर जाना, बाउंस हो जाना टकरा के किसी चीज से। और इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन ही एकमात्र ऐसे सॉल्यूशन है जो कि एकदम परफेक्ट टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एकदम परफेक्ट टिंडल इफेक्ट, और हमेशा शो करते हैं, ऑलवेज। एक बार आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना के रख दिया तो वो हमेशा जब तक है, जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक टिंडल इफेक्ट शो करेगा। वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की। सॉल्यूशन में जान रहे हो, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल है, लाइट उससे बाउंस ही नहीं होगी, स्कैटर ही नहीं होगी, आर पार चली जाएगी। सस्पेंशन अच्छा शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट अच्छा खासा शो होता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि सस्पेंशन ज्यादा देर तक टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता, कुछ समय के बाद टिंडल इफेक्ट दिखना उसमें बंद हो जाता है। क्यों? बिकॉज सस्पेंशन में याद करो पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते हैं कुछ समय बाद, और मेन टिंडल इफेक्ट सॉल्यूट के कारण ही होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल तैर के नीचे आ गए जमीन में, तो अब थोड़ी ना आएगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हैं जो ऑलवेज शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि पार्टिकल्स आर sufficiently large enough to allow scattering of light। क्या बोला मैंने? पार्टिकल्स आर सफिशिएंटली लार्ज इनफ, मतलब पार्टिकल इतने बड़े तो हैं, इतने सफिशिएंटली लार्ज इनफ तो हैं कि वो लाइट की स्कैटरिंग को अलाउ कर सके। तो पार्टिकल्स आर सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू अलाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं? अ फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे भी फिर से। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? वैसे मैं बता चुका हूँ। जैसे ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी आपने सॉल्यूशन ले लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन ले लिया, और ये उसके मान लो पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे में अगर आप लाइट डालोगे इनके ऊपर, तो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ये देखो, अलग अलग एंगल से स्कैटर हो जाएगी। ये गई जैसे कि ये ऐसे स्कैटर हो गई, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे ये इससे टकराई, और ये हो सकता है ऐसे चली गई। तो अलग अलग एंगल से लाइट की क्या होती है? स्कैटरिंग होती है। इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार बता चुका हूँ क्या है। अभी इसके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे हेडिंग लगा के, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो पहले तो ये 4 पॉइंट नोट कर लेंगे सब लोग। 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस। लगते क्या है? होमोजीनियस। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़ा पर सस्पेंशन से छोटा, ये रेंज होती है साइज की, याद कर लेना।
पार्टिकल्स को नॉर्मली आंख से हम नहीं देख सकते, नेकेड आई मतलब नॉर्मल विजन से, है ना, बट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और पार्टिकल इतने बड़े हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अलाउ कर सके। देखो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उनको हम देख नहीं सकते, इसलिए होमोजीनियस नेचर लगता है उनका, बट इतने बड़े हैं, इतना सफिशिएंट साइज तो है उनका कि एटलीस्ट लाइट की स्कैटरिंग तो कर सकते हैं। इस कारण से हम इनको हेट्रोजीनियस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस जो होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, उनमें टिंडल इफेक्ट शो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ हो रहा है। ऐसा देखा एक्सपेरिमेंट करके, तो जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इसका मतलब इनको हम होमोजीनियस में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए इनको हेट्रोजीनियस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया। तो ये हो गया आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। चलो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, देखो अगर पलट के नोट्स बनाए हो या प्रीवियस वीडियो अगर हो कहीं पे, तो पांचवी प्रॉपर्टी रहती थी रिगार्डिंग इट्स सेपरेशन। पार्टिकल्स को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, फिल्ट्रेशन की तरह प्रोसेस से, पांचवा पॉइंट। तो पार्टिकल्स ऑफ colloidal solution cannot be separated by process of simple filtration। क्या बोला मैंने, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। मतलब सिंपल फिल्ट्रेशन जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, सस्पेंशन में डायग्राम भी बनाया था, कि आप एक बीकर ले लो, बीकर पे एक फनल लगा दो, है ना, और उस फनल में एक फिल्टर पेपर लगा दो। फिल्टर पेपर आपको मार्केट में मिल जाता है। फिल्टर पेपर मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पेपर होता है, ऑर्डिनरी पेपर होता है, पर उसमें बहुत ज्यादा छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, नजर नहीं आते आपको, बहुत छोटे पोर्स होते हैं। तो छोटे छोटे पोर्स या छेद होने के कारण क्या होता है, जब उसमें से हम सस्पेंशन को डालते हैं, पोर करते हैं ऊपर से, तो जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तो पार पार जा नहीं पाएंगे, छेद छोटे हैं बहुत। सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, पानी के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जान रहे हो ना, छोटे साइज के होते हैं बहुत, वाटर के खास करके, तो वो चले जाते हैं नीचे, तो इजीली सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पॉसिबल नहीं है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप एटलीस्ट सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और दूसरे मेथड से हैं, वो अपन पढ़ेंगे भी आगे, बट ये चीज याद रखिए, particles of colloidal solution cannot be separated by the process of simple filtration as, क्यों, ऐसा क्यों, because as the particles can pass through the ordinary filter paper। तो जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, नॉर्मल जो फिल्टर पेपर आता है आपका, उसके पोर्स के आर पार चले जाते हैं ये। जैसे ये आपका फिल्टर पेपर है इस तरीके से, ठीक है, इसमें आपके बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। तो अगर आप इनके थ्रू किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को डालोगे और आप ये सोचोगे कि सॉल्यूट यही रह जाए, सॉल्वेंट नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा, आर पार चला जाएगा। यहाँ पे निकलने के बाद भी आपको कोलॉइड ही मिलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि पार्टिकल का साइज सस्पेंशन जितना बड़ा नहीं है, सस्पेंशन से तो छोटे हैं ना साइज पार्टिकल के, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर इनको रोक नहीं पाता। हो सकता है कुछ रुक जाए भाई, जिनके साइज 100 के आसपास है ना, हो सकता है वो रुक जाए, पर पूरी तरीके से नहीं रुकेंगे ना। कई सारे पार्टिकल छोटे भी होंगे, जैसे चाय छानते हैं ना, चाय छानते हैं तो क्या होता है, अक्सर होता है देखना, चाय जब छानते हैं तो कई बार ना लास्ट में चाय पत्ती रह जाती है, देखा होगा ना, चाय जब अपन पीते हैं तो लास्ट में नीचे में काली काली थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती रह जाती है, तो अपन छोड़ देते हैं, पूरी चाय नहीं पीते, लास्ट में बॉटम में रह जाती है। ऐसा क्यों, कई चाय पत्ती तो ऊपर ही रह गई आपकी, ये क्यों आर पार चली गई, क्योंकि चाय पत्ती में भी पार्टिकल के साइज अलग अलग होते हैं। अब जो बड़े साइज की जो चाय पत्ती थी वो ऊपर ही रह गई,
छलनी में रह गई, जिनका साइज छोटा था वो आर पार चली गई। तो पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हो पा रहा ना, इसलिए हम बोलते हैं कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन एज द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो इसी में एक एडिशनल पॉइंट और बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो फिर कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो 6 पॉइंट में लिख लेंगे कि पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सम स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। ऐसी एक टेक्निक का नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्पेशल टेक्निक्स आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में तो पढ़ना है अब इस चैप्टर में। ऐसी एक टेक्निक जो बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा डायग्राम के साथ। बोर्ड पे है डायग्राम, बोर्ड पे ही बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छे से बन सकता है उतना अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके पास इंटरनेट तो है ही, गूगल सर्च कर लो, हाल दिख जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का नाम है। यहाँ पर एक मशीन यूज करते हैं, ठीक है, एक मशीन यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो वो एक डिवाइस होता है, एक्चुअली में एक रोटेटिंग डिवाइस होता है। मैं इसको दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। उस डिवाइस में क्या होता है, जो भी आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसके कंटेंट आपको सेपरेट करने हैं, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उस मशीन के अंदर रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। उस मशीन में ऐसे होल्डर्स होते हैं टेस्ट ट्यूब के लिए रखने वाले, और फिर मशीन को बंद करके ऑन कर देते हैं। होता क्या है, मशीन जो है वो बहुत ही तेज स्पीड से मूव करती है, फास्ट स्पीड से मूव करती है। और जब भी कोई चीज बहुत तेज स्पीड में सर्कुलर मोशन करे इस तरीके से, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा इस टॉपिक के, बस इतना समझ लो कि तेज स्पीड में मूव होने के कारण होता क्या है, आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी लेयर अलग बन जाती है और सॉल्वेंट की लेयर अलग बन जाती है। जो भारी भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉटम में आ जाते हैं, और ऊपर ऊपर में क्या रह जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स, दैट इज वाटर या जो भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर, वो ऊपर आ जाता है। तो लेयर फॉर्म हो जाती हैं आपकी इस तरीके से। देखो, जैसे इनिशियली मान लो ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और मान लो इनिशियली आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। ब्लड में बहुत यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मिल्क वगैरह भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, जो दूध वाले डेयरी वाले होते हैं उनके पास भी होती है। तो मान लो इसमें आपने ब्लड ले लिया, अब आपने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, ठीक है, उस मशीन के अंदर डाल के रोटेट कर दिया। तो क्या होता है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। अब मशीन से निकालने के बाद इसमें लेयर बन जाती है, जैसे कि हो सकता है आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएं। अब ब्लड में सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जान रहे हो ना, सेल्स होते हैं आपके। तो सेल्स नीचे आ गए और ऊपर में क्या हो गया, इसका सॉल्वेंट रह गया, दैट इज प्लाज्मा। तो इस तरीके से हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लेयर बन जाती हैं। इस लेयर को अलग निकाल लो, इस लेयर को अलग निकाल लो। तो जैसे सुना होगा ना कि प्लाज्मा डोनेट करना, कई जगह ब्लड डोनेट करना सुना होगा, ब्लड डोनेट करते हैं, कई जगह प्लाज्मा भी डोनेट किया जाता है, प्लाज्मा को अलग से डोनेट किया जाता है। तो वैसे केस में हम इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करके प्लाज्मा को सेल से अलग कर लेते हैं, फिर इतने पोर्शन को अलग से हम पेशेंट में चढ़ा देते हैं, ठीक है, डोनेट ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, उसको ब्लड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट की। तो इसके डिटेल में अपन लेटर ऑन जाएंगे, अभी मैं इसमें डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। बस इतना याद रखो कि तेज स्पीड से रोटेशंस होती हैं, रोटेशन होने के कारण सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं आपके कंटेंट, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, इनसे आप सेपरेशन कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा, अब तो आई थिंक एक ही पॉइंट बचा है, क्या, के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, है ना, मतलब ये मिक्सचर स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बहुत अच्छी चीज है ये तो।
कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ऐसा नहीं है कि आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और कुछ समय बाद उसके पार्टिकल तैर के जमीन में आके बॉटम में सेटल डाउन हो गए, ऐसा इनमें नहीं होता। तभी तो इनको हम होमोजीनियस शो कर नेचर कंसिडर कर रहे हैं। अगर कुछ समय बाद पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन हो जाते तो फिर तो हम उनको हेट्रोजीनियस, प्रॉपर हेट्रोजीनियस बोलते, सस्पेंशन जैसा बिहेवियर आ जाता फिर तो यहाँ पे। तो पार्टिकल एक बार डिसॉल्व हो गए तो डिसॉल्व हो गए, यूनिफॉर्म स्प्रेड हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद वो नीचे में आ जाएंगे तैर के, ऐसी चीज यहाँ पर नहीं होती। और बच्चों ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल मिक्सचर बोलते हैं ना, ये अच्छी चीज होती है। पार्टिकल अगर तैर के कुछ समय बाद नीचे में आ जा रहे हैं तो ये अच्छी चीज नहीं होती, ऐसे मिक्सचर्स को अनस्टेबल बोला जाता है, जैसे कि सस्पेंशन, सस्पेंशन को अनस्टेबल कंसीडर करते हैं, ये अनस्टेबल नहीं, अच्छे मिक्सचर हैं। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, हेंस इट इज कंसीडर्ड अ, क्या कंसीडर करोगे इसको? इट इज कंसीडर्ड अ स्टेबल मिक्सचर। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, 2 बार डायग्राम बना के बता चुका हूं सेटल डाउन होने का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन में बता चुका हूं ये चीज। तो एक बार पार्टिकल आपने डिसॉल्व किए, एक बार कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया तो पार्टिकल हमेशा तैरते ही रहेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद वो जमीन में आ जाए, बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। इसलिए तो कंफ्यूजिंग है, सबसे कंफ्यूजिंग मिक्सचर यही है हेट्रोजीनियस, जैसे कई सारी प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस जैसी है इनकी, जैसे कि टिंडल इफेक्ट शो करना, पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होना, ये सब चीजें इनको एक ही तरफ इशारा करनी कि ये हेट्रोजीनियस है। बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं इनकी जो इनको होमोजीनियस की तरह रिजेंबल शो कर रही है, जैसे ये प्रॉपर्टी देखो, सॉल्यूशन भी तो स्टेबल होते थे, वहां भी पार्टिकल सेटल नहीं होते थे बॉटम में, इसी कारण से इनको हम इस तरीके से याद करते हैं कि है तो भैया हेट्रोजीनियस, ये तो मान लिया हेट्रोजीनियस ही है, बट नेचर कैसा शो करते हैं? होमोजीनियस। चलो, तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड इट इज कंसीडर्ड अ स्टेबल मिक्सचर। तो ये आपके 7 पॉइंट फिनिश हो गए। इसी के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आर ओवर। यही पॉइंट पढ़ते थे अपन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये बता दिया कि स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं कुछ सेपरेशन की, अदरवाइज 6 पॉइंट्स ही हैं तीनों में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल में। तो इसको नोट कर लो, ठीक है, इतनी चीजें राइट डाउन कर लेंगे। लिखा? समझ में आ गया? चलो, अब हम थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? वही चीजें लिखेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टिंडल इफेक्ट मैंने तुम लोगों को डिटेल में ही पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में, और उससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है इसमें। टिंडल इफेक्ट फिजिक्स में भी आता है, ठीक है, जो स्काई ब्लू अपीयर होता है, सब टिंडल इफेक्ट के कारण है। तो वो चीजें हमको यहाँ नहीं पढ़नी, ठीक है, वो चीजें नहीं पढ़नी यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितना एनसीईआरटी में दिया है इट्स मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट है। अभी जैसे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत सारी होती हैं। प्रेसिपिटेशन, कई लोग कोगुलेशन भी पढ़ाते हैं। कोगुलेशन क्या होता है? पार्टिकल चिपक जाते हैं आपस में, इसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन हो जाता है, चार्ज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सब अननेसेसरी है। आप चाहो तो सिलेबस उठा के देख लो, आपको नहीं मिलेगी ये सारी चीजें। तो जब वो बुक में ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। उसके लिए आपको वैसे भी थोड़ी हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 10th में आओगे, 11th में आओगे, तब समझ में आएगा वो प्रेसिपिटेशन, चार्ज वार्ज, कोगुलेशन। तो अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो उतना ही देखना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। पर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, इसीलिए मैं हेडिंग अलग से लिखवा रहा हूँ। टिंडल इफेक्ट पे शॉर्ट नोट आता है अलग से, है ना। चलो, तो पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे एक एक करके, मीनिंग भी समझते चलेंगे पॉइंट्स का। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? ये एक फिजिकल फिनोमेना होता है। फिजिकल फिनोमेना क्या होते हैं? फिजिक्स के फिनोमेना। ऐसे फिनोमेना जो फिजिक्स में अप्लाई होते हैं उनको हम फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं। जैसे रेनबो दिखना, है ना, ये आपका स्काई ब्लू अपीयर होना,
ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे चमकते दिखते हैं ना, अब तो नहीं दिखते तारे चमकते हुए। क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है सिटीज में, पॉल्यूशन के कारण हमको तारे दिखाई नहीं पड़ते। नहीं तो एक समय था जब हमको क्लियर स्काई दिखाई पड़ता था। तो ये सारे फिनोमेना को हम फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं, और ये भी एक फिजिकल फिनोमेना है बिकॉज लाइट इन्वॉल्व है यहाँ पे। और क्या फिनोमेना है ये? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कौन से? सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना, बाय पार्टिकल्स ऑफ colloidal solution is called, is known as Tyndall effect। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे टिंडल इफेक्ट की, तो ये डेफिनेशन लिखनी है, शानदार सिंपल सी डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्कैटरिंग वर्ड ही यूज करना है, बेमतलब डेढ़ होशियारी देके रिफ्लेक्शन, बाउंस होना, टकराना, ये सब वर्ड यूज नहीं करने हैं आपको, स्कैटरिंग वर्ड यूज करना है। तो फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्ट होना टकरा के, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये चीज अपन देख चुके हैं, अभी मैंने डायग्राम बनाया ही था थोड़ी देर पहले। आप एग्जाम में डायग्राम बना सकते हो, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया है, बट आप एडिशनल डायग्राम बना सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, उल्टा एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो इस तरीके से, ये लाइट जा रही है, स्कैटर हो रही है, ठीक है, ये लाइट गई, ये स्कैटर हो गई, ये आपकी ये लाइट गई, ये हो सकता है ऐसे स्कैटर हो जाए। तो अलग अलग टाइप की स्कैटरिंग देखने को मिलेगी आपको, ये ऐसे गई, ये ऐसे हो गई स्कैटर, समझ रहे हो? तो फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये ऐसे डायग्राम आप बना के आ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, नाम कैसे पड़ा है टिंडल इफेक्ट? ये अजीबोगरीब नाम जब भी आपको दिखे कहीं पर, तो समझ जाना कि इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति है इसके पीछे, दुष्ट व्यक्ति नहीं है, अच्छे इंसान है, उन्होंने ये सब चीजें स्टडी करी हैं, तो अब उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे लिए छोड़ गए, खुद चले गए, हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ गए। खैर, अजीबोगरीब नाम है, दैट मीन्स के साइंटिस्ट इज इन्वॉल्व, तो साइंटिस्ट का नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एक आयरिश फिजिसिस्ट थे, आयरिश, ब्रिटिश थे, आयरिश फिजिसिस्ट, नाम क्या था इनका? जॉन टिंडल, ठीक है। तो एक आयरिश फिजिसिस्ट थे, ये आयरिश फिजिसिस्ट वर्ड ऐसे दिखा दिया है शोबाजी के लिए, इसको याद नहीं भी करोगे चलेगा, नाम इतना याद कर लेना बस, ठीक है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना, आयरिश फिजिसिस्ट, ब्रिटिश, आयरिश, अमेरिकन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, नहीं, ये सिर्फ नाम याद कर लो, मोर देन इनफ है। तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंड डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल, दैट इज बाय द नेम हैज बीन गिवन टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टिंडल इफेक्ट कौन से मिक्सचर शो करते हैं, कौन से नहीं करते? अरे ये चीज तो बता चुका हूं मैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी में डिस्कशन किया था, आई थिंक चौथे या पांचवें नंबर की थी, देख लेना, 4th नंबर की थी आई थिंक, उसी को उठार के लिख दो, कौन शो करता है, कौन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, मिक्सचर शोइंग टिंडल इफेक्ट, या जो नहीं शो करते वो भी इसमें आ जाएंगे आपके, क्या क्या होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा मिक्सचर पढ़े थे हम? सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो सॉल्यूशन डज नॉट शो, कैपिटल टी लिखना हर जगह, नाम का है ना ये, नाम से जो आता है आपका, नाम में आपका पहला अल्फाबेट कैपिटल ही होता है हर जगह। सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, व्हाई, क्यों?
because the size of particles is very small. कितना स्मॉल होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज होता है, स्कैटरिंग हो ही नहीं सकती। नंबर 2, फिर कौन से आए थे? सस्पेंशन, है ना, दूसरे यही तो थे आपके मिक्सचर। तो सस्पेंशन इनिशियली शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन इनिशियली शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन शुरुआत में टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्यों सस्पेंशन इनिशियली शो टिंडल इफेक्ट? क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, है ना भाई, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है ना, कितना होता है? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा। तो इनिशियली तो आपके सस्पेंशन शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज पार्टिकल का साइज बड़ा है, क्यों नहीं शो करेंगे? बिल्कुल शो करेंगे, स्कैटरिंग आराम से होगी। बट कुछ देर बाद शो करना बंद भी कर देते हैं, पता है ना। कुछ देर बाद क्या होता है, अगर आप ऐसे ही छोड़ दो सस्पेंशन को कहीं पर, तो कुछ समय बाद उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स तैर के सेटल हो जाते हैं बॉटम में, इस कारण से टिंडल इफेक्ट दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, नहीं ऐसे लिख देते हैं, बट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, after the particles settled down at bottom। सही है क्या? देख लो, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। सस्पेंशन इनिशियली शो टिंडल इफेक्ट, शुरुआत में तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज होता है पार्टिकल का, 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज है। बट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट आफ्टर द पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम। सस्पेंशन एक टाइप का अनस्टेबल मिक्सचर होता है, 6वें पॉइंट में चीज बताइए। कुछ समय बाद पार्टिकल तैर के जमीन में आ जाते हैं, क्योंकि डिसॉल्व तो हो ही नहीं पा रहे ना बेचारे। अब पूरे समय घूमते थोड़ी ना रहेंगे आवारा टाइप से। भाई आप मार्केट जा रहे हो, जेब में पैसे हैं नहीं, तो पूरे समय घूमते थोड़ी ना रहोगे इधर से उधर। जब कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो आवारा टाइप से घूमोगे तो नहीं, फिर लास्ट में घूम फिर के कहाँ आ जाओगे? घर आ जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे चुपचाप से। हाँ, पैसा होगा तो फिर आप मस्ती करोगे, दिन भर ऐश करोगे। ठीक है तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां पे तैर रहे हैं, डिसॉल्व तो हो नहीं पा रहे, चलो नीचे ही आ जाते हैं। और जैसे नीचे आ गए तो टिंडल इफेक्ट शो होना बंद हो जाता है, क्योंकि यही पार्टिकल शो कर रहे थे टिंडल इफेक्ट, तैर रहे थे। नीचे में आ गए तो पानी बचा, प्योर वाटर तो आपका क्या हुआ भाई, सॉल्यूट पार्टिकल नीचे आ गए तो सिर्फ वाटर बचा। वाटर तो एक प्योर सब्सटेंस होता है, वाटर को तो हम मिक्सचर ही कंसिडर नहीं कर सकते भाई। पानी तो एक कंपाउंड होता है ना, वो तो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस में तो चांस ही नहीं है टिंडल इफेक्ट शो करने का। ठीक है, ये चीज है। पॉइंट नंबर 3, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। क्यों? ड्यू टू 2 कारण से। एक तो लार्ज साइज है पार्टिकल का, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है बट इतना है, सफिशिएंटली लार्ज है, स्कैटरिंग के लिए मोर देन इनफ है। तो ड्यू टू सफिशिएंट लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यू टू सफिशिएंट लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, पहला रीजन तो ये है भाई। क्या बोला हमने? कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, हमेशा शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पार्टिकल का साइज बड़ा है, इतना बड़ा है कि स्कैटरिंग हो सकती है वहां, तो ड्यू टू सफिशिएंट लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल। एंड दूसरी चीज क्या हो सकती है रीजन? एंड पार्टिकल्स डू नॉट settle down at bottom when left
अनडिस्टर्ब्ड। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी कहानी लिखा रहा हूं मैं, अरे इतनी चीजें जरूरी हैं। टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या लिखोगे? सिर्फ वो एक पॉइंट लिख के आ जाओगे क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट? थोड़ा लिखना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है। ये कहानी बता रहा हूँ और काम की कहानी है। अब बेमतलब अनशन चीजें नहीं लिखनी है इसमें, ये वो ये ऐसे लाइट कलर ये ब्लू 3-5 ये चीजें लिखो जो जरूरी है। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, हमेशा शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ सफिशिएंट लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल। एक तो पार्टिकल का साइज सफिशिएंटली लार्ज है, इतना बड़ा है कि स्कैटरिंग हो सकती है। और दूसरा रीजन क्या है? पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जैसे सस्पेंशन में क्या होता था, पार्टिकल नीचे में सेटल डाउन हो जाते थे, इस कारण कुछ समय बाद टिंडल इफेक्ट दिखना बंद हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं होता, स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लिख लो। और ये तीनों पॉइंट नए पॉइंट नहीं है कोई, ये तीनों के तीनों पॉइंट पहले बताए जा चुके हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चलो लिख लिया, मिटा दूं ये नीचे वाला। चलो अब अच्छा एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट को कंफर्म कैसे करोगे? स्कैटरिंग होती है लाइट की, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्कैटरिंग हो रही है। ये चीज आप कंफर्म कैसे करोगे? आपको पता कैसे चल रहा है कि टिंडल इफेक्ट वहां पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए मैंने बताया था क्या, देखो यहाँ पे लिख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट कैन बी कंफर्म्ड by tracing the beam of light passing through the mixture। भाई आपसे किसी ने पूछ लिया, ये तो सही है, टिंडल इफेक्ट सही बताया आपने, पर कैसे पता किया टिंडल इफेक्ट? कुछ तरीका है क्या? सिंपल सा कोई तरीका हो जिससे आप कंफर्म करके बता सको कि किसमें टिंडल इफेक्ट आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा तरीका है, 3 कंटेनर लो, ठीक है, एक में सॉल्यूशन ले लो, एक में सस्पेंशन ले लो, एक में कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लो, और लाइट की बीम को आप ट्रेस करो। जो मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो कर रहा होगा, जिस मिक्सचर के पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग कर रहे होंगे, उस मिक्सचर के अंदर आपको वो लाइट जाती हुई नजर आएगी, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अलग से बीम ऑफ लाइट जाती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, वैसे तो बार बार बन चुका है, बट एक बार एक साथ साइड बाय साइड चलो कंपेयर कर देते हैं अपन। ठीक है, 3 बीकर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 टाइप के मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं। अब ये आखिरी मिक्सचर था इस चैप्टर का। डायग्राम देख लेना, एक एग्जाम में बना सकते हो डायग्राम अगर टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है। 3 कंटेनर ले लिए, इसमें मैं ले लेता हूँ सॉल्यूशन, इसमें मैं ले लेता हूँ कोई भी, क्या लोगे, इसमें ले लेता हूँ कोलॉइडल सॉल्यूशन। साइज के बेसिस पर अरेंज किया है मैंने इनको। ठीक है, सबसे छोटा साइज सॉल्यूशन का, पार्टिकल का, फिर बड़ा साइज कोलॉइडल का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें ये वाटर है, और वाटर के अंदर मान लो ये क्या है, ये है पार्टिकल्स। ठीक है, किसके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। वाटर सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स। देखो छोटे साइज के बनाए मैंने, दिखते नहीं है, बना जरूर दिए, बट दिखेंगे एक्चुअल में आपको नजर नहीं आएंगे, और बना दिया है दिखाने के पर्पज से कि पार्टिकल्स है। यहाँ ले लिया मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन में एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया शुगर इन वाटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या ले लो, मिल्क ले लो। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या ले लो आप, सैंड इन वाटर। ठीक है, या चॉक पाउडर इन वाटर, या आटा डाल दो पानी में। तो ये आपके पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल
सॉल्यूशन। देखो थोड़ा साइज बड़ा बनाया है मैंने सॉल्यूशन से, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा होता है पार्टिकल्स का। और यहाँ ले लिया है सस्पेंशन, ये सस्पेंशन के पार्टिकल, ये बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, इतने बड़े बनाए हैं पर ऐसा नहीं है आपको इतने बड़े बड़े तैरते दिखेंगे। तो ये 3 टाइप के मिक्सचर हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक टॉर्च लेनी है इस तरीके से, या लेजर पॉइंटर ले सकते हो, और उसको यहाँ पे फेंक के मारो। फेंक के मारो मतलब टॉर्च ऐसे फेंक के नहीं मारना है, टूट जाएगा बीकर, ठीक है। आपको उसकी लाइट ऐसे इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट करनी है, बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। और कांच की होनी चाहिए कंटेनर। पता चला लोहे का कंटेनर लेके बैठे और इसमें तो कैसे आएगा टिंडल इफेक्ट, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेटल कंटेनर से। ग्लास लेना है। तो ये देखो, अब थोड़ा घटिया डायग्राम बनेगा तो समझ जाना, भावनाओं को समझो, और कुछ नहीं है। ये आपका निकली सॉल्यूशन से। क्या सॉल्यूशन के अंदर जाती हुई नजर आएगी ये लाइट? नहीं आएगी, ये ऐसी की ऐसी निकल गई यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गई निकल के। बता रहा हूँ ना, घटिया डायग्राम बनेगा, समझ जाओ। चलो, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगी फिर इसकी बीम ऑफ लाइट दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यहाँ क्यों नहीं दिख रही बीम ऑफ लाइट अंदर में? क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे बाहर निकल के इधर आइए बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन में, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई आपको। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ लाइन खींच के, दिस इज दी बीम ऑफ लाइट, ठीक है। फिर ये आ गई यहाँ पे इस तरीके से। सस्पेंशन से जाएगी, यहाँ भी दिखेगी ना, क्यों नहीं दिखेगी? यहाँ भी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। बट समझ रहे हो ना सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में शुरुआत में तो दिखेगा आपको टिंडल इफेक्ट, बट कुछ समय बाद दिखना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपीयरेंस आएगी। अब थोड़ा डायग्राम कचरा बना है, मैं समझ रहा हूँ, बट ऐसे डायग्राम आपको नेट पे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शायद से, और नहीं तो करके भी देख सकते हो खुद से, ठीक है। एक जगह आप कंटेनर में शक्कर का पानी ले लेना, एक जगह दूध ले लेना, एक जगह मिट्टी डाल देना पानी में, या आटा, तो घर में सब चीजें घर में अवेलेबल होती हैं। कांच की ग्लास ले लेना और लाइट बंद कर देना। पता चला लाइट जल रही है कमरे की और टॉर्च मार रहे हो तो कैसे दिखेगी? अंधेरे में क्यों नजर आएगी? तो ये करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो बिल्कुल हो रहा है अच्छी तरीके से, बिकॉज इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमेशा शो करते हैं, ठीक है, ऑलवेज। और यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बट इनिशियली, ओनली इनिशियली, सिर्फ शुरुआत में, बाद में नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? ऐसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीम ऑफ लाइट पास करा के, ठीक है। नोट करना है कर लो, डायग्राम बनाना है तो अच्छे से बना लेना कॉपी में। नोट्स जरूर बनाएं, हाथ के नोट्स बनाएं अपने। प्रिंटेड नोट्स के लिए कभी भी इधर उधर हाथ पैर नहीं मारें। वो बात अलग है कि आपके पास कुछ चीज है नहीं लिखने के लिए, तो नेट से शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हो, बट हमेशा हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाथ से बने हुए नोट्स का अलग ही वैल्यू रहता है, ठीक है, याद आसानी से हो जाते हैं आपको। चलो मिटा दूं, और ये फेंक नहीं देने हैं। पता चला 9th क्लास पास हो गए, अब उसका कागज बना के मूंगफली खा रहे हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं करना रहता, ठीक है। कभी ना कभी चीजें काम में आएंगी आगे। ये सब चीजें आप लास्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आई थिंक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये सब चीजें फिर आएंगी, टू बी कंटिन्यूड। वो फिल्म आती है ना, कौन सी मार्वल की फिल्म देखते हो, एवेंजर्स वगैरह, है ना, तो उसमें क्या दिखाते हैं, फिल्म खत्म होती है लास्ट में, तो उसमें लास्ट में लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स, ऐसे करके, तो सुपर हीरो रिटर्न होगा ऐसे। बस वैसे ही है, टिंडल इफेक्ट विल रिटर्न इन क्लास 10। फिजिक्स में पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट,
फिजिक्स में आएगा नहीं। चलो अब क्या देखना है टिंडल इफेक्ट में, देखो कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्योंकि जान रहे हो आप कि कोलॉइडल सॉल्यूशन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा दिखते हैं, सॉल्यूशन से भी ज्यादा कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखते हैं डे टू डे लाइफ में। एग्जांपल्स याद किए थे टिंडल इफेक्ट के, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखो, उन एग्जांपल्स पे एक बार नजर मारो, वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट आपको एक्चुअली हर जगह दिखाई देता है, हमने नोटिस नहीं किया आज तक उसे, पढ़ लिया है तो अब नोटिस हो जाएगा। देखो क्या क्या डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं टिंडल इफेक्ट के। पहला, बीम ऑफ लाइट passing through the window in a dark room। देखो ये चीज क्या है, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा कहानी तो लिखा नहीं सकता, सीधी बात है, अपने पास वो प्रोजेक्टर तो है नहीं महंगा वाला, है ना, उसमें होता तो मैं उसमें डायग्राम में दिखा देता, हो सकता है लेटर ऑन वो भी आ जाए, बट शुरुआत में तो बोर्ड से ही पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा इसके वेबसाइट लिंक के साथ, तो नोट्स में कलरफुल डायग्राम रहेंगे, बट समझो, समझ जाओगे ना तो अपने से लिख सकते हो एग्जाम में। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द विंडो इन ए डार्क रूम, ये चीज सबने ऑब्जर्व की होगी। अगर कमरे में अंधेरा हो, तो अंधेरा मतलब एकदम एकदम गुप्त अंधेरा नहीं मतलब, पर हाँ लाइट वाइट ऑफ हो, दिन का समय हो, और मान लो आपने कोई खिड़की को खोल दिया, और खिड़की पूरी नहीं खोली हो, एक वैसी खिड़की आती है ना जिसमें कर्टेन लगे होते हैं, जिनको हम ऐसे खींच देते हैं तो खिड़की थोड़ी ओपन हो जाती है, खूब बंद कर देते हैं तो ऐसे क्लोज हो जाती है। तो कभी नोटिस करना कि खिड़की से जो बाहर की लाइट आएगी अंदर, या सनलाइट जो भी आपकी अंदर आती है, उसकी रेज ना अंदर आती हुई नजर आती है। अंधेरा कमरा हो और खिड़की थोड़ी सी खुली हो, तो उस खिड़की के छेद में से जो लाइट अंदर आती है ना, उसकी लाइट नजर आती है, उसकी बीम आपको लिटरली दिखाई देगी आती हुई, एकदम निकलती हुई। ये चीज आई थिंक सबने नोटिस करी होगी डे टू डे लाइफ में, नहीं तो करके देख सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट है यहाँ पे। और ये टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्यों शो हो रहा है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा कहीं ना कहीं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, एयर। जिस हवा में आप बैठे हो, देखो एयर, जो प्रॉपर एयर जो होती है आपकी, जो हवा होती है, जो प्योर एयर होती है, वो तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कंसीडर करते ही नहीं है, क्योंकि मैंने टाइप्स में भी नहीं लिखाया था। बट एक्चुअली में होता क्या है, हमारे आसपास जो एयर है वो प्योर नहीं है ना, उस एयर के अंदर डस्ट के भी पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, उसमें सैंड के पार्टिकल्स हैं, और ये आए कहाँ से, हमने ही क्रिएट किया, हमने जो पॉल्यूशन कर रखा है उसी से पूरे सैंड के पार्टिकल्स भी तैर रहे होते हैं उसमें। तो प्योर एयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर यहाँ पे कि एयर को आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन क्यों कंसीडर किया, जबकि एयर तो आपका एक सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो तो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करना चाहिए कायदे से। वो इसलिए क्योंकि प्योर एयर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास जो एयर है उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, जिस कारण से वो एक ओवरऑल क्या बन जाता है, कोलॉइडल मिक्सचर बन जाता है, सैंड इन एयर का, ठीक है, सैंड इन एयर का। तो इस कारण से टिंडल इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट जैसे ही विंडोज से कर्टेन से अंदर आएगी, तो जो आपके एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, उनसे वो बीम ऑफ लाइट टकरा रही होगी, और टकराने के कारण स्कैटर हो रही होगी। आपको लिटरली वो पार्टिकल दिखाई भी देंगे, बीम ऑफ लाइट को अगर आप देखोगे ना आते हुए, तो उसमें पार्टिकल ऐसे तैरते हुए फ्लोट करते दिखाई देंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्यों होता है ये वाला टिंडल इफेक्ट, एक लाइन में लिखना हो तो, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, इस कारण से होता है। बाकी कहानी तो लिख सकते हो आप, बना के लिखना हो तो, when we open a curtain of a window in a dark room, then we can see the beam of light coming through the holes in the window, ठीक है। why, because of, ऐसे करके लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश अच्छी कर लो सबकी प्रॉब्लम सही हो जाती है। दूसरा, कैनोपी ऑफ
डेंस फॉरेस्ट, ये क्या चीज है? कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये चीज ऐसी कि ऐसी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर दिखेंगे जंगल के। क्या होता है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल, घने जंगलों में होता क्या है, बहुत सारे पेड़ होते हैं और बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के आसपास होते हैं एक ही जगह, इसलिए हम बोलते हैं घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। तो बहुत सारे पेड़ आसपास होने के कारण कभी आप नोटिस करना, ऐसे वॉलपेपर में भी दिखाई देता है कि जो पेड़ हैं उन पेड़ों के आसपास वाला जो खाली स्पेस है, पेड़ों के बीच बीच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, पत्तियों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, तो उन स्पेसेस से जब सनलाइट निकलती है, आर पार आती है, तो उसकी आपको लिटरली बीम निकलती हुई दिखाई देगी। आपको एकदम ब्यूटीफुल सा सिनेरियो दिखेगा, ऐसा दिखेगा पेड़ हैं बहुत सारे और पेड़ से सनलाइट ऐसे रेज उसकी निकल के आ रही हैं, किरणें निकल करके आ रही हैं। पूरी सनलाइट नहीं आती दिखेगी, क्यों? क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है ना, सनलाइट पूरी तरह से अंदर नहीं आ पा रही है घना होने के कारण। पर जहां जहां आपका स्पेस खाली है वहां वहां से लाइट आती हुई दिखाई पड़ेगी, एकदम वॉलपेपर टाइप दिख जाता है कि सीनरी बन जाती है। गूगल में सर्च करना है, फोटो यहाँ तो दिखा नहीं सकता मैं। तो उसको हम कैनोपी बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैनोपी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली क्या हो रही होगी यहाँ पे भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ मिस्ट प्रेजेंट इन एयर। अगर याद हो तो जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, टाइप्स पढ़ा रहा था, तब मैंने मिस्ट के बारे में बताया था। मिस्ट जो होता है वो फॉग की तरह ही होता है, ठीक है, धुंधला सा, वो धुआं टाइप का होता है, गीला गीला सा होता है, इसमें पानी के वेपर्स होते हैं। पर ये मिस्ट आपको ज्यादातर देखने को मिलता है घने जंगलों में, है ना, और जो नदियां, लेक होती हैं, है ना, लेक जहाँ पे पानी भरा रहता है एक जगह, फ्लो नहीं करता, वहां पर ये मिस्ट देखने को मिलता है। तो एयर में क्या होता है, मिस्ट होता है, और मिस्ट एक क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस कारण से उसके पार्टिकल जब ये लाइट को स्कैटर करते हैं तो हमको वो रेज नजर आती हैं आती हुई। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं सिर्फ एनसीईआरटी में। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सोच सकते हो खुद से, जैसे कि याद करो, सिनेमा हॉल में जब आप बैठते हो तो कभी सिनेमा हॉल में पीछे पलट के देखना, तो आज सामने में जो स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हो वो एक्चुअली में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन है, वो एक खाली खोखली स्क्रीन है। वो पीछे एक मशीन लगी होती है, इसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं, जो कि उस चीज को बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करती है, इस कारण आप बड़े स्क्रीन पे फिल्म देख पाते हो। तो कभी पीछे पलट के देखना, जो भी आपकी मशीन लगी होगी सिनेमा हॉल में, उससे आपको एक बीम ऑफ लाइट आते हुए दिखेगी, प्रोजेक्टर की बीम। तो बीम ऑफ प्रोजेक्टर लाइट, बीम ऑफ प्रोजेक्टर लाइट इन सिनेमा हॉल्स। ठीक है, सिनेमा हॉल्स में आपको अगर पीछे पलट के देखो तो प्रोजेक्टर की लाइट की बीम आती हुई दिखाई देगी, पतली सी। क्यों? रीजन इसके पीछे क्या होता है? ऐसा टिंडल इफेक्ट। क्यों? अगेन सेम चीज, सिनेमा हॉल्स की हवा कौन सी शुद्ध है? वहां भी तो डस्ट होगी, वहां भी डस्ट होती है, एसी चलते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि एयर में से डस्ट चली जाए, डस्ट तो वहां भी है। तो यहाँ भी वही रीजन लिख सकते हो आप, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। सेम चीज है यहाँ भी, सिनेमा हॉल की जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, तो उनसे वो लाइट स्कैटर होती है, और प्लस सिनेमा हॉल में अंधेरा भी होता है फिल्म देखते समय, इस कारण से वो बीम ऑफ लाइट हमको आती हुई दिखती है। तो ये कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। समझ में आ गया? तो इसी के साथ एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा इस चैप्टर का कवर हो गया, मेजर पोर्शन इज फिनिश्ड। प्योर सब्सटेंसेस हम पहले ही खत्म कर चुके थे फुल डिटेल में, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह, एलिमेंट कंपाउंड दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और मिक्सचर्स भी हमने अच्छे से पढ़ लिए, होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस का डिफरेंस बताया था, फिर सॉल्यूशन के बारे में कितने लेक्चर पढ़े हमने, सस्पेंशन भी पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, और 2 लेक्चर से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, ये भी फिनिश हो गए। टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो इतनी चीजें लिख सकते हो आप एग्जाम में। अब मार्क्स के हिसाब से कम ज्यादा कर लेना,
छोटे मार्क्स में आया है, कम मार्क्स में आया है, तो जैसे 1 मार्क्स में आया तो डेफिनेशन लिखो, सिर्फ 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आया तो इतनी कहानी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये आपका खत्म हो गया आज का लेक्चर। आज अपन यही स्टॉप कर रहे हैं। अब अगले जो लेक्चर्स आने वाले हैं इस चैप्टर में, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा जा रहा है ये चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन के तरीके, अलग अलग टाइप के मिक्सचर देखेंगे हम, और उन अलग अलग टाइप के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं उसके हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ कुछ सस्पेंशन होंगे, कहीं कहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन आएंगे। तो आई थिंक 7-8 कुछ सेपरेशन के मेथड्स हैं, तो डायग्रामेटिक हैं, तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना है और रिवीजन करते रहना है, याद करते रहना है। ठीक है, चलो।